नमस्कार। आइए आज जानते हैं कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्यों चुने गए। आखिर क्यों इन्हें चुना गया, कांग्रेस पार्टी ने अपना नया मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों बनाया और ये कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। डीके शिव कुमार को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुनना कांग्रेस अलग कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे गहरी राजनीतिक बिसात डीके शिव कुमार की व्यक्तिगत ताकत और पार्टी के प्रति उनकी वफादारी का लंबा इतिहास है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी तुरंत में आनन फानन में फैसला लिया, ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में जीता था विधानसभा चुनाव, तभी लग रहा था कि श्री सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर एक मुख्यमंत्री बनते हैं तो दूसरा को कैसे संभाला जाएगा, कहीं वो पार्टी ना छोड़ दे, कहीं वो नया गुट ना बना दे। तो बात निकल के ये आया कि ढाई साल का फार्मूला सेट किया गया। ढाई साल का फार्मूला सेट किया गया था और दोनों का ताकत है, दोनों का राजनीतिक पकड़, वहाँ सामाजिक पकड़ है। कर्नाटक राज्य में पावर शेयरिंग समझौता 2023 के प्रति प्रतिबद्धता। मई 2023 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था, तब डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े हकदार थे। लेकिन पार्टी की स्थिरता के लिए उन्होंने आलाकमान के कहने पर जूनियर पार्टनर बनना स्वीकार किया, यानी कि उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। पार्टी के बड़े नेता लोग, दिल्ली के लोग इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। अब ये प्रदेश अध्यक्ष थे। जो प्रदेश अध्यक्ष रहता है तो उन्हीं को माना जाता है कि चुनाव हारेगा तो इन्हीं के कारण से हारेगा, जीतेगा तो इन्हीं के कारण से हारेगा। जब ये चुनाव जीत चुके थे तो पहला हक तो इन्हीं को बनता है, प्रदेश अध्यक्ष को बनता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः यही देखा जाता है कि पहला हक प्रदेश अध्यक्ष को ही मिलना चाहिए। फिर वादे का समान। दिल्ली में तय फार्मूले के अनुसार पहले 3 साल सिद्धारमैया को और आखिरी 2 साल शिव कुमार को मिलने थे। कांग्रेस आलाकमान ने अपना वादा निभाकर यह संदेश दिया कि पार्टी अपने वफादार नेताओं के साथ किए समझौतों का सम्मान करती है। और बहुत से विधायक खुल के बोल रहे थे, कर्नाटक के जो एमएलए थे और कार्यकर्ता हो गया, आम जनता हो गया, वो तो बोल ही रहे थे। लेकिन वो जो बोल रहे थे तो उनके बात को थोड़ा कम महत्व दिया जाएगा, क्योंकि उन लोग आम आदमी हैं, आम कार्यकर्ता। लेकिन जो विधायक बोल रहे थे, जिनके वोट से, जिनके समर्थन से ये मुख्यमंत्री बनते, तो उनका तो बात का वैल्यू दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। यही कारण है कि डीके शिव कुमार को लगभग आधा टेन्यूर, आधा कार्यकाल मिला। फिर है ट्रबल शूटर और संकट मोचन की छवि। डीके शिव कुमार को भारतीय राजनीति में कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट मोचक माना जाता है। जब कांग्रेस पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई संकट आया, उन्होंने अपना सांगठनिक और वित्तीय ताकत से पार्टी को बचाया। यानी कि ये हनुमान जी है, कांग्रेस पार्टी का संकट मोचक है। जब भी आया, चाहे प्रदेश में कोई संकट आया हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर संकट आया हो, ये स्वयं पहुंच गए कांग्रेस पार्टी को संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए। फिर आगे है ऐतिहासिक उदाहरण। चाहे वो अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के समय गुजरात के विधायकों को बेंगलुरु के रिजॉर्ट में सुरक्षित रखना हो, या महाराष्ट्र खुद कर्नाटक के राजनीतिक संकटों के समय विधायकों को एकजुट रखना, शिव कुमार ने हमेशा कमांडो की तरह फ्रंट पर आकर मोर्चा संभाला। यानी कि कांग्रेस पार्टी को इन्होंने सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, मतलब कि आगे बढ़ाया, या कांग्रेस पार्टी में इनका योगदान है सिर्फ अपने राज्य में ही। इनका गुजरात में भी योगदान है, बेंगलुरु में तो योगदान है ही, महाराष्ट्र में भी है, और जहाँ ज़रूरत पड़ा कांग्रेस पार्टी को पड़ता है वो डीके शिव कुमार को बुलाता है। फिर है इनाम का वक्त। आला कमान, विशेषकर गांधी परिवार के मन में उनके प्रति गहरा सम्मान और भरोसा है। संकट के दिनों में निभाई गई इस वफादारी का इनाम उन्हें मुख्यमंत्री पद के रूप में मिला। यानी कि सोनिया गांधी के खास करके, या गांधी परिवार का सबसे अच्छे भरोसेमंद व्यक्ति है, यानी कि विश्वास पात्र हैं। इनके ऊपर कितना तरह का केस हुआ, फिर भी ये इस पार्टी को नहीं छोड़ा। अगर ये चाहते तो पार्टी को छोड़ भी सकते थे, लेकिन नहीं छोड़ा। डिप्टी सीएम बनना स्वीकार किया, चाहे जो भी पद मिला वो पद पर बने रहना स्वीकार किया, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ा, गांधी परिवार के प्रति वफादार रहा। फिर अद्भुत सांगठनिक क्षमता और 2023 के जीत की असली सूत्रधार। 2019 में जब जेडीएस कांग्रेस सरकार गिर गई थी, तब कर्नाटक कांग्रेस पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसे समय में डीके शिव कुमार ने
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की कमान संभाली। जमीनी पकड़ उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को दोबारा खड़ा किया। कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा। 2023 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक आक्रामक और सफल अभियान चलाया। पार्टी अच्छी तरह जानती है कि 2023 के प्रचंड जीत नीतीश शिव कुमार के अथक परिश्रम पर ही टिकी थी। यानी कि जब कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मच गया था, सब छोड़ रहा था, पार्टी को कोई सीरियस नहीं ले रहा था, तब इन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी दिया गया और ये ज़मीनी स्तर से शुरू करके पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया। तो इनको तो वफादारी का इनाम मिलना ही चाहिए। फिर वोक्कालिगा समुदाय का मजबूत चेहरा। कर्नाटक की राजनीति दो बड़े समुदायों लिंगायत और वोक्कालिगा के इर्द गिर्द घूमती है। सिद्धारमैया कुरुबा पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जबकि डीके शिव कुमार ओल्ड मैसूर क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली वोक्कालिगा नेता हैं। जातीय संतुलन। जेडीएस एचडी कुमारस्वामी की पार्टी का वोक्कालिगा वोट बैंक पर पारंपरिक कब्जा रहा। ऐसी कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस इस बेहद अमीर और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली समुदाय को पूरी तरह अपने पाले में करना चाहती है, ताकि 2028 के विधानसभा चुनाव में इसका सीधा फायदा मिल सके। यानी कि इस बिंदु का मुख्य मतलब है कि जैसे यूपी बिहार में जाति की राजनीति होता है, वैसे ही कर्नाटक में भी जाति की राजनीति होता है। वहाँ क्या होता है, यादव हो गया, मुस्लिम हो गया, दलित हो गया, ओबीसी की राजनीति बिहार में ज़्यादा होता है। एक तरफ यादव हो गया, एक तरफ सवर्ण हो गया, बहुजन हो गया। तो यहाँ दो जाति है, लिंगायत और वोक्कालिगा। तो यानी कि जातीय समीकरण में भी ये फिट बैठते हैं। फिर है आक्रामक नेतृत्व और वित्तीय रूप से मजबूत। डीके शिव कुमार बेहद साहसी, आक्रामक और संसाधन संपन्न फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नेता माने जाते हैं। बीजेपी के आक्रामक राष्ट्रवाद और चुनावी मशीनरी को मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को राज्य में एक ऐसे ही दबंग और मजबूत नेता की ज़रूरत थी। यानी कि ये आक्रामक है, कुशल संगठन करता है, बेहद साहसी है, निडर है, ये डरते किसी से नहीं है और इनके पास बहुत पैसा है। यानी कि सबसे अमीर विधायक है। अब तो बोला जा रहा है कि यह सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनका बहुत सारे कॉलेज चलते हैं, बहुत सारे बिजनेस है। फिर है केंद्रीय एजेंसियों का सामना। शिव कुमार पर ईडी और आईटी के कई मामले दर्ज हुए। वे तिहाड़ जेल भी गए, लेकिन उन्होंने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया या पाला नहीं बदला। उनकी इस निडर छवि ने पार्टी के भीतर उनकी स्वीकार्यता को बहुत बढ़ा दिया। इनको केंद्रीय एजेंसियों का सामना करना पड़ा, ईडी के सवालों का, आईटी के सवालों का, लेकिन इन्हें डराया गया, धमकाया गया। यानी कि वह जब ईडी आईटी आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी को डराने का काम करना। लेकिन ये नहीं डरे। फिर आगे है विश्लेषण का निष्कर्ष। आखिर क्या संक्षेप में सिद्धारमैया जहां अपनी आइंदा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दलित छवि और जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण एक आदर्श शासक साबित हुए, वहीं डीके शिव कुमार पार्टी के लिए कमांडर और रणनीतिकार हैं। कांग्रेस आलाकमान जानता है कि आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूत रखना है तो संगठन के सबसे सांगठनिक क्षमता, वफादारी और जातीय समीकरणों का सटीक कॉकटेल है। यानी कि इन्हें दोनों को समान करना कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत थी। चाहे सिद्धारमैया हो, चाहे डीके शिव कुमार हो, दोनों को रिस्पेक्ट देने का अपने अपने मायने थे, अलग अलग अपने अपने लॉजिक थे, अपने अपने कारण थे। डीके शिव कुमार भी कम नहीं है तो सिद्धारमैया भी कम नहीं है। और ये 50-50 पावर शेयरिंग फार्मूले से दोनों को खुश कर दिया गया। पावर शेयरिंग फार्मूले से दोनों को खुश कर दिया गया, ताकि दोनों जाति समुदायों को ये नहीं लगे कि हमारा नेता मुख्यमंत्री नहीं बना, हमारा नेता मुख्यमंत्री नहीं बना। लो भाई, अब दोनों का नेता ढाई साल, लगभग ढाई साल, 3 साल और 2 साल फार्मूले के तहत दोनों को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, दोनों को खुश कर दिया गया है। अब देखिए विकास भी हो ही रहा है, अपने अपने तरीके से सब कोई विकास करते हैं। अब कर्नाटक तो इससे भी समृद्ध राज्य है।